गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने ओपन हेल्डन थ्योरी बताई थी आपको, फिर यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट बताया था जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब बताते हैं इवोल्यूशन, जैसे हम बताते हैं डिस्टेंट विद मॉडिफिकेशन है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं भाई, लियोनार्डो डी नेवी को हम क्या बोलते हैं, डिविंसी को फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, और जॉर्ज क्यूवियर को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट फॉसिल, यानी फॉसिल जो जमीन के नीचे जीवाश्म पाए जाते हैं ना, उनकी स्टडी का नाम होता है पैलियोंटोलॉजी। यदि प्लांट है तो पैलियोंटोबोटनी, और एनिमल है तो पैलियोंटोजोलॉजी। इसी तरह स्टडी ऑफ इंसेक्ट को बोलते हैं एंटामोलॉजी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एरिस्टोटल ने ये बताया, पहली बात तो हुगो डी वेरिज ने तो बाकी थ्योरी बताई गया, म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंज की थ्योरी दी थी। एकदम से एक म्यूटेशन होता है और एकदम से हो जाता है ये, पर इसके कुछ अपवाद ये थे भी हम चाहें उसमें म्यूटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया था लेडर ऑफ नेचर, या एरिस्टोटल स्केल नेचुरा बोलते हैं, कि एक लेडर सीढ़ी की तरह होती हैं, जैसे किस किस तरह से हायर प्लांट्स बने, फिर इंसेक्ट। ठीक है ना, तो ये कहाँ से बनने शुरू हुए थे, बर्ड्स ह्यूमन कैसे बने थे लेडर की शेप में, तो वो दिखा रखा है इन्होंने। अब देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे फॉसिल जो मिलते हैं, रॉक भी तीन तरह की होती हैं। एक तो वो रॉक सेडिमेंट्री, जो जिस धीरे धीरे मिट्टी गिरती रहे और लेयर की फॉर्म में जमा होती रहे, उसका नाम होता है सेडिमेंट्री रॉक। ग्रेजुअल सेटिंग डाउन एंड सेडिमेंटेशन आर फ्रैगमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल, तो धीरे धीरे लेयर की फॉर्म में मिट्टी जमा होती रहे, सेडिमेंटेशन रॉक बोलते हैं। जो वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उससे जो चट्टान बनती है, उसका नाम होता है इग्नियस रॉक। और जो अपनी शेप, प्रेशर और हीट की वजह से अपनी कंडीशन को चेंज कर लेते हैं, अपनी फिजिकल जो शेप होती है उसको चेंज कर लेते हैं, करेक्टर चेंज हो जाते हैं उसके, उसका नाम होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जैसे मान लीजिए जब डायनासोर मरे थे, उसके ऊपर जो मिट्टी जमा हुई थी, एक दिन में से थोड़ी ना पेट्रोल बन गया उनका, तो बहुत समय लगा था, धीरे धीरे डिग्रेडेशन हुआ था उनका। ठीक है ना, जो सॉफ्ट पार्ट है वो जल्दी डिग्रेड हो गए थे, बोन तो आज तक भी मिलती है हमारे को। ठीक है, तो ये जो टेक्निक भी होती है, जैसे सबसे पहले मान ली फॉसिल है, एक तो अनअल्टर्ड बिल्कुल, जैसे एक वुली मेमोथ मिला था बेटा एलिफेंट से, लगभग मतलब 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और वो आइस एज जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी, वो नीचे बर्फ़ में मतलब दब गया था, एक्सपायर हो गया वो। अब उसकी बॉडी ऐसी लगी जैसे कि भी ये रिसेंटली अभी मरा है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोब्स की लेयर, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो पर जहाँ पे हम चले मान लीजिए पहाड़ी एरिया पे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी, वहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाते, और बैक्टीरिया नहीं होने की वजह से उसकी जो डेड बॉडी थी वो एज इट इज़ प्रिजर्व होगी। ठीक है ना, आज भी जो मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं ना, कई डेड बॉडी मिलती है वहाँ पे 50-100 साल पुरानी। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसी होती है जैसे कल डेथ हुई है उनकी, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया इनएक्टिव रहते हैं। इसलिए बर्फ़ को जो देखिए, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही बदलता है। यदि हम दूध को उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख दें, उबालने से बैक्टीरिया कुछ मर जाएंगे, और फिर बर्फ़ में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो वहाँ लो टेम्परेचर बैक्टीरिया को उगने मतलब पनप नहीं देगा, जिसकी वजह से दूध हमारा 2-3 दिन तक खराब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही फॉसिल जो एज इट इज हो ना बिल्कुल, उसको बोलते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल। और जो पेट्रीफाइड का मतलब क्या होता है भाई, जो डिपॉजिट होने में जिसमें से मिनरल भी निकल चुके हों, उसका नाम होता है पेट्रीफाइड या अल्टर्ड, जिनकी शेप चेंज होगी हो, अल्टर्ड फॉसिल। और एक होता है माउल्ड और कास्ट, मान लीजिए एकदम से कोई जीव है बहुत भारी, उसके ऊपर एकदम से मैग्मा गिर गया, वो तो मर गया। अब प्रेशर इतना ज़्यादा आया, या कोई किसी के ऊपर मान लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ी टूट के गिर गया नीचे, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसा तो ना जैसे एलिफेंट के ऊपर गिर गया तो एलिफेंट एजिट रहेगा, वो तो फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। तो माउल्ड और कास्ट, यानी उसकी एक ढांचा ढांचा जाएगा भाई, ऐसा होगा। जैसे हमारे को आर्कियोपेटेरिक्स लाइथोग्राफी का जो बर्ड्स मिला था, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का बीच का था, उसकी चोंच थी, पक्षी था वो, चोंच में दांत थे, इसका मतलब रेप्टाइल्स भी था, यानी उसके अंदर जर्मनी के अंदर है पाया गया था वो। उसको रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का मिसिंग लिंक मानते हैं, जो हम आगे पढ़ाएंगे। प्रिंट्स, मान लीजिए जो जीव था ना वो तो खत्म हो चुका, उसका प्रिंट्स बचा हुआ है। ठीक है ना, नेट पे आप डाल के दे सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल स्ट्रक्चर, तो फोटो दे रखे हैं उनके ओरिजिनल, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, देख लेना उसको।
एक होता कोप्रोलाइट्स, जो जीव थे उस टाइम उनका जो फेसियस मैटर मिलता है उसका भी फॉसिल के रूप में यूज करते हैं हम। उससे ये पता लग जाता है कि वो क्या खाते थे। जैसे ब्रेंकियोसोर्स जो थे वो शाकाहारी थे, ट्राइनोसोर्स जो थे मांसाहारी थे। तो फेसियस मैटर को ही साइंटिस्ट स्टडी करके ये बता देते हैं कि वो शाकाहारी था या मांसाहारी था, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसके हिसाब से ही जो मोलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, जो केमिकल होगा उसको पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट आता है भाई, कैसे पता लगता है, एज कैसे पता लगाते हैं। जो फॉसिल हमारे को मिल गया, मान लीजिए हमारे को कोई डायनासोर का एग मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उसकी एज पता लगाते हैं, कितने साल पहले ये सर्वाइव किया करता। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक है बेटा, यूरेनियम लेड टेक्निक, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक, पोटासियम आर्गन मेथड, ये पूरी डिटेल में है आगे आ रही क्लासेस में। तो फिलहाल नाम याद कर लो कि ये जो टेक्निक होती हैं ये फॉसिल की एज पता लगाने में हेल्प करती हैं। दूसरा मैंने बताया था बेटा मास एक्सटेंशन। जब कोई नेचुरल क्लेमिटीज होती है ना, जैसे मीटरोइड्स आ गई ज़मीन पे, एस्ट्रॉइड्स आगे गिर गए, उल्कापिंड आगे गिर गई तो ज़मीन पे कोई, तो जो पूरी पॉपुलेशन तक खत्म हो जाती हैं उसका नाम होता है मास एक्सटेंशन। ठीक है ना। फॉसिल पार्क इन इंडिया बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियंटो बोटनी लखनऊ में है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट के फॉसिल रखे हुए हैं कि पुराने टाइम में कौन कौन से पौधे हुआ करते। ठीक है ना। ऐसे ही फॉसिल फॉरेस्ट हैं ये मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, राजमहल हिल्स बिहार में, फॉसिल फॉरेस्ट इन उड़ीसा। ठीक है। इसकी हम ये पूरी टेबल करवाएंगे बाद में, उससे पहले बता देता हूँ ये तो है जैसे ब्रेंकियोसोर्स, शाकाहारी बोलते हैं, यानी ये वो रेप्टाइल्स थे, जायंट रेप्टाइल्स, टेरिबल भयानक जो रेप्टाइल्स थे उनको डायनासोर कहते हैं हम। ये जो ब्रेंकियोसोर्स थे ये मान के चलो ये हर्बीवोरस थे, घास फूस खाते थे, 25 मीटर लंबे थे ये, यानी लगभग 3-3.25 मीटर, 1 मीटर में 3-3.25 फीट होते, मतलब 70-75 फुट लंबे, तीन मंजिली इमारत ला के चलो। इतना बड़ा था कि यदि इमारत के ऊपर आपने खाना रख दिया ना तो नीचे बैठ कर आराम से खा सकता था ये, इतना बड़ा था ये। और इनकी टेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, को दुश्मन आता ना टेल ही मार देते, बस उसी में गिर जाता वो। नेक्स्ट था ट्राइनोसोर्स, ये मांसाहारी था, ये फ्लैश ईटर था ये। ठीक है ना। और ये ट्राइनोसोर्स लार्जेस्ट फ्लैश ईटिंग डायनासोर हुआ करते, 13 मीटर लंबे और 5.4 मीटर टॉल। ठीक है ना। सिनोजोइक इरा में, ठीक है ना, जो फॉसिल पाए गए हैं इसके। दूसरा मिसिंग लिंक्स, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक्स क्या होते हैं, यानी जैसे आप देखोगे बेटा हेमिकोडेटा होता है बेलेनोग्लोसस, उसके अंदर कोडेटा के भी गुण हैं और नॉन कोडेटा के भी, यानी उसके अंदर डोर्सल नर्व कोड भी है और वेंट्रल नर्व कोड भी है। ठीक है ना। वेंट्रल नर्व कोड होना नॉन कोडेटा की पहचान है, डोर्सल नर्व कोड होना कोडेटा की पहचान है। तो बेलेनोग्लोसस में दोनों है, इसलिए इसको बोलते हैं एमिकोडेटा। उसी तरह युगलिना एक जीव है जो प्लांट में भी आता है और एनिमल में भी आता है ना, पर वो जीवित हैं इसलिए कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। यदि वो जीव खत्म हो चुके हैं, आज सर्वाइव नहीं है वो, पर आज के दिन स्टडी करें तो 2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बीच के गुण हैं, उनको मिसिंग लिंक्स कहते हैं। जैसे ये है बेटा आर्कियोपटेरिक्स पक्षी, इसकी एक मिसिंग लिंक्स है किस किस के बीच में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, जर्मनी में पाया गया था ये। अब देखो चोंच, पंख दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब बर्ड्स है, मुंह दिखाई, चोंच दिखाई दे रही है, इसका मतलब बर्ड्स है। पर अब देखिए रेप्टाइल कैरेक्टर क्या क्या है, लॉन्ग टेल प्रेजेंट है भाई इसके अंदर। दूसरा बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक, इसके बोन जो होती है ना पक्षी की वो खाली खोखली बोन होती है ताकि उड़ जाए, इसकी बोन खोखली नहीं मिली, यानी रेप्टाइल्स वाली बोन मिली। ठीक है ना। द जाज हैव टीथ्स, दांत होते नहीं ना पक्षी की चोंच में, कहाँ दांत होते हैं, तो ये इसके रेप्टाइलियन करेक्टर हैं। और पक्षी वाले करेक्टर क्या हैं, फीदर्स प्रेजेंट हैं, 2 जा प्रेजेंट रहते हैं, बीक चोंच में डेवलप हो गई थी, 4 लिम्स मॉडिफाइड विंग्स में बदल गए थे, हिंड लिम्स जो होते हैं एवियन प्लांट की तरह काम करते हैं बिल्कुल सेम। तो अक्सली ने तो इसको बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा था, कि वो रेप्टाइल्स जो शानदार थे ना वो बर्ड्स बन गए थे। अब देखो ध्यान से, ये एक्सेप्शन है। एक होता है इस्टियोस्टेरगा, अब ये मैंने एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप ये +1 की को रिवाइज करोगे ना डाइवर्सिटी को, तो बड़े यूज होंगे आपको, हाँ भाई ऐसे जीव भी होते हैं। जैसे इस्टियोस्टेरगा, ठीक है ना, ये क्या है, फिश और एम्फीबियन के बीच का है। देखो फिंस लगता है ना जैसे मछली है, आगे से क्या है एम्फीबियन जैसा बन गया।
उसी तरह सिमोयूरिया, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का है। एक होता है लाइकनोप्स, ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का है। देखो आगे से तो रेप्टाइल्स लग रहा है और बाकी पूरा क्या बन गया, मैमल्स। उसी तरह ब्रेसिलोसोरस जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच का है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है साइनोगनेथस, ये मैमेलियन लाइक रेप्टाइल्स है, यानी रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का है, ठीक है। एक होता है बेसिलोसोरस, ये क्या होते हैं भाई, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल्स के बीच का, ये दिखा दिया। नेक्स्ट है टेरिडोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और जिम्नोसपर्म के बीच के जीव हो गए, ठीक है। अब आपकी बुक में दिया हुआ है कंसल्ट योर टीचर द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ठीक है ना, घोड़े का इवोल्यूशन बताइए। एक लाइन दे दी तो हम जितना ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, क्योंकि ह्यूमन का तो डिटेल में है पर घोड़े का डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में। घोड़े का इवोल्यूशन नॉर्थ अमेरिका में हुआ था, फर्स्ट फॉसिल नॉर्थ अमेरिका में पाया गया, इसको बोलते हैं इयोइपस। इसकी 30 सेंटीमीटर हाइट थी, 30 सेंटीमीटर का मतलब लगभग खरगोश जितना, और 5 उंगलियां थी घोड़े की। धीरे धीरे क्या होगा कि वो उंगलियां जुड़ती चली गई, पहले आखिरी 2 खत्म होगी, फिर ये तीनों जुड़ गई, फिर एक बन गया, कैनोन बोन बन गई। और देखो 5 बोन में से पहली पांचवी खत्म होगी, फिर 3 रहेगी, और आगे जाने के बाद एक बोन बन गई घोड़े की, यानी 5 उंगलियां जुड़ जुड़ के एक बोन बन गई, कैनोन बोन बोलते हैं। हाइट 30 सेंटीमीटर, 60, 30 की मल्टीपल लगा लो, 30, 60, 90, 120, 150। तो आजकल के घोड़े का नाम होता है एक्वस, जो नई स्पीसीज है एक्वस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इयोइपस, मीजोइपस, मैरीइपस, प्लियोइपस, एक्वस, ठीक है ना। अब स्कल ऐसी डेवलप होती चली गई, भाई पैर का याद रख लो और हाइट याद रख लो, ठीक है ना। इयोइपस नाम था इसका, मीजोइपस, मैरीइपस, प्लियोइपस, एक्वस। अब 150 सेंटीमीटर हाइट बन गई घोड़े की भाई, ठीक है। क्या क्या हुआ इसमें, साइज बढ़ गया इसका, इलोंगेशन ऑफ नेक एंड हेड, लेंथनिंग ऑफ फोरहेड एंड हिंड लिम्स, ठीक है ना। और पैर बढ़ गए इसके, रिडक्शन इन लेटरल डिजिट्स, जो उंगलियां पहली 5 में खत्म होगी, फिर 3 में किसकी एक बन गई, और जो बीच वाली उंगली है कैनोन बोन बन गई, वो जुड़ जाड़ के। इंक्रीज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द 3rd डिजिट, इसको बोलते हैं डानिपस, या सबसे पहले इसका जो फॉसिल मिला गया था नॉर्थ अमेरिका में मिला था। तो इतना ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, कंपैरिजन करें ना एनाटॉमी का, देखो फिश जो होती है ना, उसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक यूरिकल होता है, एक क्या होता है, वेंट्रिकल। एम्फीबियन जो मेंढक होते हैं, 2 यूरिकल 1 वेंट्रिकल, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट। जैसे देखो वेंट्रिकल 2 भाग में डिवाइड तो हो गया, पर बीच में छेद रह गया इसके, इनकम्प्लीट है ये, आपस में ब्लड मिक्स हो जाता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है रेप्टाइल्स में, पर क्रोकोडाइल के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड, एक राइट यूरिकल, लेफ्ट यूरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है बर्ड्स में और मैमल्स में, ठीक है ना। तो फिश और एम्फीबियन में 2 चैम्बर्ड, एक यूरिकल, एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन में 2 यूरिकल, 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड। और इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, वो एक्सेप्शन है। और बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड। अब पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन बेटा, ये ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन की हम बात जब करते हैं, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, इसको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ध्यान रखना भाई इसका। यानी सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा। जैसे इसको हम कहते हैं एचडी, याद रख लो, होमोलोगस ऑर्गन का नाम होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या नाम होता है इसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे आदमी का जो हाथ है, ये ओमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस हड्डियां होती हैं, सारे मैमल्स हैं ये। सभी मैमल्स में आदमी का जो हाथ होता है ना बेटा, वो तो पकड़ने में काम करता है, क्योंकि अंगूठा देखो धीरे धीरे उस साइड में आ गया, ग्रेस्पिंग करने में हेल्प करता है, मजबूती तेज करता है ये। चित्ता का जो हाथ होता है, फोरलिम्स बोलते हैं इसको, इसको हिंडलिम्स, ये फोरलिम्स, ये हिंडलिम्स। हिंडलिम्स पैर हो गए, फोरलिम्स हाथ हो गए। वुमन के हाथ पकड़ने में काम करते हैं, चित्ता के हाथ भागने में काम करते हैं, डॉल्फिन के हाथ तैरने में काम करते हैं।
और बैठ के हाथ उड़ने में काम करते हैं। यानी ओरिजिन तो सेम हो गया, देख सेम स्ट्रक्चर सबके अंदर, फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का। पर होमोलोगस ऑर्गन थोड़ी आसान सी चीज लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या नाम होता है इसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सेम स्ट्रक्चर सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह पक्ष जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में देखो ये क्या हो गया, थॉर्न काटे हैं जो ये तो देखो जो लीफ के ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये तो थॉर्न बन गए, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। घिया तोरी की बेल में आपने देखा होगा ये टेंड्रिल बन जाते हैं, ये सारा लेके चढ़ने में काम करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का ओरिजिन पत्ते से ऊपर है, पर ओरिजिन क्या होगा सेम, फंक्शन क्या होगा डिफरेंट। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं और ये क्लाइंबिंग का काम करते हैं। यानी ओरिजिन सेम बट फंक्शन डिफरेंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं इसको। उसी तरह कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स होता है ना, मुंह, उसको बोलते हैं बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। मधुमक्खी के बोलते हैं चीविंग एंड लैपिंग टाइप। मॉस्किटो का होता है पर्सिंग एंड सक्किंग टाइप, क्योंकि छेद भी करता है, ब्लड भी सक करके ले जाता है। हाउस फ्लाई का होता है स्पॉन्जिंग टाइप, और बटरफ्लाई का होता है साइफोनिंग टाइप। इनमें से एक नीट में आ जाता है पक्का 100% आएगा। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप कॉकरोच का माउथ पार्ट्स, हनी बी का चीविंग और लैपिंग टाइप्स, पर्सिंग और सकिंग का मॉस्किटो के अंदर होता है, और साइफो ये स्पॉन्जिंग का हाउस फ्लाई, और साइफोनिंग का होता है बटरफ्लाई के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगन से बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। होमोलोगस में क्या था, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ठीक है ना। इसमें है डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे जो व्हेल के जो फोरलिम्स होते हैं ना, वो तैरने में काम करते हैं क्योंकि उनमें हड्डियां होती हैं, पर मछली के जो फिन्स होते हैं उनमें हड्डियां नहीं होती, वो भी तैरने में काम करते हैं। ओरिजिन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट हो गया। फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट हैविंग सेम फंक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलेंगे इसको हमें, एनालोगस ऑर्गन। सांप का जहर, डंक जो मारता है सांप, फैंक्स जो दांत होते हैं, जहर छोटा ना, है ना। और बिच्छू की जो पूंछ वाला डंक होता है, वो दोनों में अलग अलग जहर होता है, अलग अलग कैटेगरी। वो इंसेक्ट है, वो रेप्टाइल्स है, पर दोनों का फंक्शन क्या होता है, डिफेंस होता ना। तो डिफरेंट ओरिजिन है, फंक्शन दोनों का डिफेंस है, सेम होगा ना फंक्शन। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। उसी तरह व्हेल के पेक्टोरल फिन्स और क्या नाम है बाकी जो फिन्स होती हैं, जो शार्क होती हैं उसके फिन्स, ठीक है ना, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, क्योंकि एक में हड्डियां होती है एक में नहीं होती, पर फंक्शन दोनों का स्विमिंग हो गया। उसी तरह मक्खी के पंख में हड्डियां नहीं होती, मेम्ब्रेनस होते हैं बस, और पक्षी के पंख में हड्डियां होती हैं। दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, एक में बोन एक में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पर दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाइंग। दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाइंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। उसी तरह आई ऑफ ऑक्टोपस की जो आंखें हैं और कैट की जो आंखें हैं, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, पर फंक्शन दोनों का वॉच करना है, सेम देखना है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बनता है और एनालोगस से बनता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नीट में आता है पक्का 100% रट लो। होमोलोगस ऑर्गन से एचडी याद रख लो, एचडी हाई डेफिनेशन। होमोलोगस ऑर्गन से बनता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एनालोगस से बनता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पक्का पेपर में आएगा, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब एक आता है बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन, यूजलेस ऑर्गन। यानी हमारी बॉडी में ऑर्गन तो प्रेजेंट है, उनका काम नहीं है कुछ। जैसे अपेंडिक्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है ना, वहां पे अपेंडिक्स की ट्यूब होती है। पुराने जमाने में जब बात करें तो हम जब शाकाहारी थे ना, तो जब शाकाहारी तो थे तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया रहते थे वहाँ पे। जैसे गाय भैंस के पेट में रूमिनेंट बैक्टीरिया रहते हैं ना रूमन के अंदर, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑलवेज सिम्बायोटिक इन नेचर, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट नहीं निकालता सेलुलोज को एंजाइम निकालने के लिए,
एंजाइम निकलता है, एंजाइम मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। गाय भैंस के पेट में भी जो स्टोमक होती है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। रूमन सबसे लार्जेस्ट होता है पोर्शन, और रूमन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, रूमिनेंट बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए गोबर गैस को मीथेन गैस बोलते हैं। मतलब गोबर गैस जो बनती है वो उसमें मीथेन गैस होती है, इसलिए मीथेन गैस को गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। अब जब हम आग की खोज हुई तो खाना पका पका खाने लगे, पका पका खाने लगे, जैसे क्या होगा, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया वेस्टिजल हो गए। आज जो ई. बैक्टीरिया है ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं विटामिन B12 बनाता है, कुछ कहते हैं ये खाम खा बेकार में प्रेजेंट है, कुछ कहते हैं नुकसान नहीं करता, ठीक है ना, पर ये वास्तव में पुराने टाइम पे सेलुलोज नाम का एंजाइम निकाला करता है, बीटा ग्लूकोसाइडेज वगैरह, जिससे सेलुलोज को हम डाइजेस्ट कर लिया करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं बेटा यूजलेस ऑर्गन, जैसे मेल की के चेस्ट के ऊपर मेमोरी ग्लैंड किसी काम की नहीं होती है, फीमेल तो बच्चे को फीड करती है, बेबी को मतलब मिल्क देती है ताकि बच्चे को पालन पोषण किया जा सके। मेल के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, एयर कोई फंक्शन नहीं होता। उसी तरह ये जो होती हैं, क्या नाम है, कुछ ये कान की जो लोबुल्स होती हैं किसी काम की नहीं होती। अब डॉग का देखो, डॉग को आवाज़ लगा दो तुमसे कान को हिलाएगा अपने, वो यूडिकल मसल्स होते हैं कान के, तुरंत मुँह करेगा कहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। हाथी भी हवा करता रहता है कान को घुमा घुमा के, हमारे अंदर काम मुंह नहीं करते। बहुत सारे कम बच्चे होते हैं जिसके ऐसे ऐसे कान मुंह कर पाते हैं, जीभ को रोटेट कर लेते हैं कई, यानी ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यूजलेस ऑर्गन है भाई, ठीक है ना। तो जैसे अपेंडिक्स, पर इसमें यूजलेस ऑर्गन में एक स्पेशल चीज़ हो रहा की है, वो ऑर्गन जो हमारे पूर्वजों में कभी फंक्शनल थे और हमारे अंदर वो डिसअपियर हो चुके हैं, पर कई बार दोबारा आ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों का कान हिलने लग गया ऐसे, कुछ बच्चे जीभ को ला लेते हैं अपने, कुछ बच्चे चेस्ट को ला लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्सन, एटेविज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एटेविज्म। जैसे कुछ बच्चों की टेल आ जाती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की टेल हुआ करती, आज भी टेल बोन प्रेजेंट है हमारे अंदर। पर आज भी वो जो बच्चे पैदा होते हैं ना, क्योंकि हम बंदर से बने हैं, बंदर की पूछ होती थी, आज भी हम अपना MRI करवाएंगे ना तो टेल बोन आज भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जो टेल बोन है कई बार वो बाहर निकलाती है, ठीक है ना। इसको एटेविज्म कहते हैं, रीअपीयरेंस ऑफ दोज ऑर्गन विच वर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर अगेन कम इनटू न्यू जनरेशन इज कॉल्ड एटेविज्म, ठीक है ना। कच्चे जैसे लाइन बॉय पैदा हुआ था, मुंह बिल्कुल बच्चे का ऐसा था जैसे शेर के बाल हो, शेर का जैसे हेयर स्टाइल होता है ऐसे मुंह पे बाल थे। तो ये ऐसे हो जाते हैं कई बच्चे, मतलब हो जाते हैं इस तरह के। वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं बेटा यूजलेस ऑर्गन, 90 के करीब वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर। मसल्स ऑफ पिन्ना, सिगमेंटेड मसल्स ऑफ एब्डोमिनल, परनीसियस, कार्नोसियस, वर्टिब्री, थर्ड मोलर टीथ, ये मतलब वेस्टिजियल हैं, क्योंकि जो खाम खा के ऑर्गन हमारी बॉडी में और किसी का कोई काम नहीं है। उसी तरह एक होते हैं बेटा कनेक्टिंग लिंक्स। अब की बार नीट में पेपर में आया हुआ था, वर्टिब्रल फार्मूला क्या होता है, जो हमारी गर्दन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना बेटा, गर्दन से लेकर टेल बोन तक, सर्वाइकल गर्दन, थोरेसिक छाती वाला, फिर होता है बेटा एब्डोमिनल या लुम्बर, सैक्रल, कोकाइंजियल। सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर या एब्डोमिनल, सैक्रल, कोकाइंजियल। 7, 12, 5, 5, 4 टोटल 33 हड्डियां होती हैं। ये फार्मूला आया हुआ था अब की बार नीट 2026 में। वर्टिब्रल फार्मूला क्या वुमन का? 7, 12, 5, 5, 4, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, कोकाइंजियल। सर्वाइकल गर्दन, यानी जिराफ के अंदर भी 7 हड्डियां होती हैं, मेरे अंदर भी 7 हड्डियां हैं, चूहे के अंदर भी 7 हड्डियां होती हैं, बस साइज बढ़ जाता है। थोरेसिक का मतलब छाती वाला, और जो पेट वाला होता है डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल, लुम्बर, फिर सैक्रल, फिर कोकाइंजियल का मतलब टेल बोन वाला। तो टोटल 33 बोन होती हैं। बड़े के अंदर क्या हो जाती है? 7, 12, 5, 1, 1, इन 5 से जुड़ के 1 बन गई, इन 4 से जुड़ के 1 बन गई, टोटल कितनी बन गई भाई? 26 बन गई। तो वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ चाइल्ड 33, बड़े के अंदर 26, इसलिए बड़े के अंदर तो होती है 300 से ज़्यादा बोन, ठीक है ना, और बड़े आदमी की बन जाती है 206 हड्डियाँ। इसलिए बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़्यादा तेज़ होती है। बच्चे को ऐसे मोड़ दो, हाथ को सिर से मिला दो, सिर को हाथ से मिला, पैर से मिला दो, पैर मोड़ के सिर पर रख दो, कोई नहीं आएगा। पर आप 80 साल के बूढ़े के ऐसे मोड़ दोगे तो कट कट की आवाज़ आएगी, और डॉक्टर ही ठीक करेंगे, फिर उसको टूट जाएगी हड्डियाँ, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है एज के हिसाब से बेटा। अब आता है कनेक्टिंग लिंक्स। मैंने बताया था यूग्लिना, कि यूग्लिना को प्लांट एनिमल बोलते हैं, क्योंकि धूप में होता है तो अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है ये, और छाया में होता है तो एनिमल की तरह खाना शुरू कर देता है। तो ये प्लांट और एनिमल के बीच का है
इसका नाम होता है कनेक्टिंग लिंक्स। एक होता है प्रोटोस्पोंजिया, ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का है। नियोप्लिनिया एनलिडा और मोलुस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक्स है। पेरिपेटस, ठीक है ना, ये एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर बीच में। हजारों साल से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम लिविंग फॉसिल भी होता है। क्या नाम होता है इसका? लिविंग फॉसिल। नियोप्लिनिया ये एनलिडा और मोलुस्का के बीच का है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में एनलिडा के मिलते हैं, कुछ मोलुस्का के मिलते हैं, नीट में आते हैं पक्का। ये डाइवर्सिटी का एक्सट्रैक्शन है बिल्कुल, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। बेशक आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखे, पर इंपॉर्टेंट बहुत है बेटे। यूग्लिना प्लांट एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक्स है। ये जिंदा है अभी, यदि एक जिंदा नहीं होते ना तो आर्कियोपेटेरिक्स पक्षी जो था लाइथोग्राफी का, जो जर्मनी के अंदर फॉसिल पाया गया था, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का था, दुनिया में खत्म हो चुके तो मिसिंग लिंक बोलते हैं इनको। पर ये अब भी जिंदा है तो क्या बोलेंगे हम इसको? कनेक्टिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स अपने टाइम पे जब थे ना, वो जो जीव थे वो दो के बीच क्या वो सर्वाइव नहीं कर रहे, तो वो मिसिंग लिंक्स हैं। अब वो सर्वाइव भी कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है ना। नियोप्लिनिया किसके बीच का है भाई? एनिलिडा और मोलुस्का का। पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का। उसी तरह लंग्स फिश होती है, वो फिश और एम्फीबियन के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स है। प्रोटोपटेरस जैसे होती है, लेपिडोसाइरन होती है, नियोसाइटरस होती है, ठीक है ना। प्रोटोपटेरस अफ्रीका में पाई जाती है, नियोसाइटरस ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये जो लेपिडोसाइरन साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो ये लंग्स फिश हैं, क्योंकि इनके अंदर लंग्स होते हैं और फिश हैं, तो ये क्या करते हैं? फिश और एम्फीबियन के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं इसको। नेक्स्ट है अंडे देने वाले मैमल्स। ये दिखा रखा है उन्होंने, डक बिल्ड प्लेटिपस, पिनियन ईटर, दो होते हैं जो मैमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्योंकि इनके एयर को ऐसा रब करोगे ना, मिल्क आना शुरू हो जाएगा इसमें से, यानी ये मैमल्स है। पर क्योंकि अंडे देते हैं, हम भी मैमल्स हैं। वुमन का भी अंडे से दिखाई दिया तुम्हें? हाथी का अंडा देखा कभी? क्योंकि मैमल्स है, मैमल्स बच्चे को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। पर ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं दो, डक बिल्ड प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं, एकानिडिया पिनियन ईटर बोलते हैं। दो एक्सेप्शन है, याद रख लेना इसको। सफिनोडोन, सफिनोडोन बेटा इसको तावातुरा बोलते हैं, 3 आंखें होती है, तीसरी आंखें वेस्टिजल होती है। लिविंग फॉसिल, 1000 साल से इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। ये भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का है भाई। अब ये बताया था मैंने, वो ऑर्गन जो हमारे पूर्वजों में कभी फंक्शनल थे वो खत्म हो चुके हैं हमारे अंदर, पर दोबारा कभी भी नई जनरेशन में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं री अपीयरेंस ऑफ दोज ऑर्गन विच वर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर बट नाउ कंप्लीटली दे हैव बीन डिसअपीयर्ड बट अगेन कम इनटू न्यू जनरेशन। इट इज कॉल्ड एटेविज्म या रिवर्सन, जैसे टेल बोन आ गई बच्चे की, ठीक है। दूसरा, अब देखो ध्यान से, एक होता बेटा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। टेडपोल लार्वा पानी में रहता है, पर मेंढक पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। तो प्रोग्रेस हुई ना, ऐसी मेटामॉर्फोसिस जिसमें प्रोग्रेस होती है, यानी अडल्ट ज्यादा एडवांस होता है लार्वा से, उसका नाम होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब आपको पता है हार्डमानिया के अंदर क्या है? लेडी पर्स बोलते हैं इसको। इसका लार्वा तो चल फिर सकता है, अडल्ट जब बनता है तो टेल, लार्वा की टेल टूट जाती है और वहीं पर जेल निकलता है उसमें से, वो फिक्स हो जाता है वहाँ पे। इट बिकम्स सेसाइल, पूरी जिंदगी वहीं मिलेगा। तो लार्वा तो चल फिर सकता है, अडल्ट चल फिर नहीं सकता। ऐसी मेटामॉर्फोसिस का नाम होता है बेटा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव, ठीक है ना। मतलब देखो, आपके 10वीं क्लास में आए 80, फिर 90, फिर 95, ऐसे बढ़ते चले गए नंबर, प्रोग्रेस। और आपके 10वीं क्लास में आए 70, 12th में आए 60 और बीएससी में फेल हो गए, है ना। तो वो था रिट्रोग्रेसिव, यानी अडल्ट इज एडवांस देन लार्वा, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लार्वा इज एडवांस देन अडल्ट, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकैप्चुएशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ बोलते हैं इसको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट मतलब याद कर लो इसको। वोन बियर ने 1828 में एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं बियर लॉ। इसी का नाम, इसको फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। वोन बेयर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। इन्होंने बताया जब बेबी डेवलप होता है ना, तो पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे मैमल्स के कैरेक्टर क्या है? ब्रेन के बीच में सेरिब्रम, कॉर्पस्कुलेसम होना, 2 सेरिब्रम है, फिर किससे जुड़ते हैं? कॉर्पस्कुलेसम से। थोरेसिक और एब्डोमिनल के बीच में क्या होता है? डायफ्राम होना।
हेयर डेवलप हो जाना, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाना, ये मेमलिन करेक्टर है। तो सबसे पहले हेयर बनेंगे या बोन बनेगी? बोन बनेगी, क्योंकि बोन के अंदर क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर बनेंगे पहले, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है ये। इससे ये नहीं पता लगेगा कि मैमल्स बनेगा, रेप्टाइल्स बनेगा, क्या बनेगा। तो ये होता है ड्यूरिंग ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द जर्नलाइज स्ट्रक्चर, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सियल स्केलेटन और ऑप्टिक आर्क, ये अपीयर्ड अर्लियर देन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। जैसे एयर बन गए मैमल्स में, ठीक है ना, फीदर्स बन गए, मतलब बर्ड्स के अंदर लिम्स, ठीक है ना, क्वाड्रीपेड 4 उंगलियां होगी। तो ये जो करेक्टर ना बाद में बनते हैं, यानी पहले कॉमन स्ट्रक्चर बनेंगे, जनरल स्ट्रक्चर बनेंगे, बाद में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे, ये बात कही। बाद में इस लॉ का नाम बायोजेनेटिक लॉ दे दिया एर्नस्ट हेकल ने। इस लॉ को किसने दे दिया भाई नाम? बायोजेनेटिक लॉ दे दिया, किसने? एर्नस्ट हेकल ने। इसने बताया ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये 1828 में दिया था, ये 1866 में दे दिया इस नाम। इसका मतलब होता है बेटा डेवलपमेंट हिस्ट्री रिपीट्स इट्स फाइलोजेनी का मतलब था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यानी जब हम मदर वॉर्म के अंदर होते हैं ना, तो शुरू में हम फिश जैसे दिखाई देते हैं, फिर एम्फीबियन जैसे दिखाई देते हैं, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और फिर क्या दिखाई देते हैं? मैमल्स जैसे। यानी जो हमारा इवोल्यूशन हुआ ना, वो 9 मंथ की जो हमारी डेवलपमेंट हिस्ट्री है ना, उसमें रिपीट होता है। जैसे देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फिश का दिखा रखा है बेटा, और ये आदमी का दिखा रखा है। पहला फिश का, ठीक है ना। अब क्या इसको देख के मैं बता सकता हूं ये फिश बनेगी या ये आदमी बनेगा? नहीं बता सकता ना, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है ना। फिर थोड़ा थोड़ा देखो डिफरेंस आ गया, फिर और ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो जब हमारा डेवलपमेंट होता है ना मदर वोम के अंदर 9 मंथ तक, जब हमारा हम मदर वोम के अंदर होते हैं, ठीक है ना, हमारा डेवलपमेंट होता है, तो पहले हम फिश जैसे दिखाई देते हैं, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स जैसे दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी डेवलपमेंट हिस्ट्री रिपीट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बायोजेनेटिक लॉ एर्नस्ट हेकल ने दिया था। और वोन बियर ने क्या क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसी तरह एक ये दिखा रखा है, लास्ट टॉपिक है इसमें, पेंगिया, कि जब अर्थ बनी थी कार्बोनिफेरस पीरियड के, जैसे हम बताते हैं, ये एक बायोजोग्राफिकल रिलाम्स बोलते हैं, 6 मेजर बने थे। देखो ध्यान से, पहले ये था, एक चट्टान थी पूरी अर्थ के ऊपर, एलिप्टिकल शेप की होगी, तो ये कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर ये टूट गई और ये धीरे धीरे दूर होते चले गए हम। अब हम कहते हैं देखो, अफ्रीका से ही मेडागास्कर हो गया, ये मेडागास्कर से इंडिया की प्लेट टूट गई, और ये इंडिया पानी में जाती जाती यहाँ टकरा गई आके, जहाँ पे टकराई ना इंडिया में, ठीक है ना, ये जाके इंडिया देखो यहाँ पे अटैच हो गया आगे। तो जहाँ पे प्लेट टकराई, तो 2 प्लेट टकराई, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। इसलिए जो पूरा पूरा हिमालय पर्वत बना था ना, अब ये तो है एशिया प्लेट, एशियन प्लेट। हम अफ्रीकन प्लेट से टूट के आए हैं। हम किससे टूट के आए हैं? अफ्रीकन। अब देखो, जो ऑस्ट्रेलिया था धीरे धीरे सुरख के नीचे की साइड चला गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये चाइना, रशिया वगैरह, एशिया हो गया। एशिया में हम भी जाके घुस गए, हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। आजकल सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। और सबसे पुराना पर्वत कौन सा भारत में? अरावली, ठीक है, जो चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल होते हुए राजस्थान में जाता है। राजस्थान में जो जयपुर में जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ सारी, ठीक है ना। और जो चंडीगढ़ साइड में है वो हिमालय की नई पहाड़ियाँ, इसको शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं, यानी सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे। तो ये दिखा रखे हैं भाई इन्होंने। मेडागास्कर देखो, ये टूट के गया, ये मेडागास्कर है, और इसे टूट के प्लेट आ गई, इंडिया आ गई, इंडिया आके यूरेशिया में करके घुस गई और हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया भाई। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट हुई थी। अब देखो ध्यान से, ये नॉर्थ अमेरिका, इसका नाम होता है नेरेक्टिक, न्यूट्रोपिकल का नाम होता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका का नाम होगा इथोपियन, हमारा नाम होगा ओरिएंटलिस। ओरिएंटलिस टूट के कौन सा गया है? अफ्रीका से टूट के गया है। नीचे आ गया ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर आ गया पेलियोरेक्टिक में आ गया चाइना और रसिया। अब देखो, ये पहले क्या था कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये और जो ये क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, इकट्ठे थे। तो यहाँ पे जो मछलियाँ थी, लंग फिश जो थी, तो तीनों अलग अलग जब ये हो गए, ये तो बन गया साउथ अमेरिका में तो बन गई लेपिडोसाइरन लंग्स फिश, अफ्रीका में बन गई प्रोटोपटेरस,
और ऑस्ट्रेलिया में चली गई नियोसेरेटिडस। ये तीनों के तीनों लंग्स फिश हैं। पहले क्योंकि इकट्ठे थी ना, जब ये अलग अलग हो गए तो कुछ मछलियाँ उस साइड में चली गई, कुछ उस साइड में चली गई। तो लेपिडोसाइरन तो बन गई साउथ अमेरिका में, प्रोटोपटेरस बन गई अफ्रीका में, और नियोसेरेटिडस बन गई ऑस्ट्रेलिया में। और ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। फिर मैंने बताया था आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलते हैं हम? होमोलोगस ऑर्गन को। क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन को। अडेप्टिव रेडिएशन है बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के, पक्का पेपर में आएंगे एनसीईआरटी में, ध्यान रखना। सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, इसमें देख लीजिए सबसे पहले तो दिखा रखा डार्विन फिंचेस। डार्विन जो डार्विन जी थे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं, उसमें एक आइलैंड का नाम है गैलापागो आइलैंड। उस गैलापागो आइलैंड में 200 से 250 किलो का कछुए पाए जाते हैं। वहाँ पे जो डार्विन ने वास्तव में क्या होता है, एक जहाज के ऊपर बैठ के 5 साल सैर की थी और 1 महीना गैलापागो आइलैंड पे बिताया था। उन्होंने वहाँ पे पक्षियों की चोंच की स्टडी करी। उन्होंने उसका नाम बाद में डार्विन फिंच रख दिया। बर्ड्स नहीं बोला, डार्विन ने जिन पक्षियों की स्टडी करी ना उनका नाम दे दिया डार्विन फिंच। क्या नाम है? और पक्षियों की चोंच के अनुसार, जो कुछ पक्षी तो होते हैं जो भाई सीड्स खाते हैं, कुछ होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, कुछ होते हैं जो प्लांट को खोद खोद के खाते हैं, कुछ मिट्टी खोद के खाते हैं, कुछ जीव को मतलब अंदर से ज़्यादा डीप करके, ज़्यादा मतलब अंदर अपनी चोंच को अंदर घुसा के फिर खाते हैं उसको। तो उनकी चोंच की शेप अलग अलग बन गई थी। यानी ओरिजिन तो सबका सेम था पर फंक्शन सबका क्या बन गया? अलग अलग बन गया। उसने नाम दे दिया इसका डार्विन फिंच। दूसरा जैसे ये मार्सुपियल है भाई, ये कंगारू के अंदर मार्सुपियल पाउच होता है एक, उसमें क्या करता है अपने बेबी को रखता है, बेबी को, कंगारू को वो। तो ये सारे मार्सुपियल पाउच हैं इनके अंदर, सबके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेवलप हुए थे। ये कंगारू बन गया, ये वोम्बेट बन गया, ये बेंडिकूट बन गया, ये कोयला बन गया, ये मार्सुपियल मोल बन गया। ये सारे अलग अलग बन गए ना, ये सब के अंदर पाउच है। तो सेम स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फंक्शन हो गया ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास की कोई टक्कर में है ही नहीं, तो वहीं वहीं डेवलप हो गए सारे। क्योंकि अलग महाद्वीप है, कोई किसी की चट्टान किसी का कोई रोक है किसी के साथ मिली नहीं हुई चट्टान किसी के साथ, बात चारों तरफ समुद्र है, तो वहीं पर इनका इवोल्यूशन हो गया और इसका नाम होता है एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा ये दिखा रखा भाई, ये है एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल। एनालोगस को क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे देखो ध्यान से, नीट में पक्का आता है, इसमें से एक क्वेश्चन नीट में मिलेगा ही मिलेगा आपको, और याद कर लो। देखो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल मोल हो गया ये सेम टाइम पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग होगा, पूरे पृथ्वी पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है, किसी चट्टान से नहीं मिला हुआ। पर बाकी की जो मैमल्स हैं, जैसे एशिया के अंदर मैमल्स है मोल, वहां पे मार्सुपियल मोल, क्योंकि बहुत लंबे समय तक दोनों अलग अलग हो गए ना, डिफरेंट ओरिजिन हो गया, दोनों के दोनों बोरोइंग गुफा में रहने वाले जीव बन रहे हैं, दोनों के दोनों गुफा में रहे। इसके अंदर मार्सुपियल पाउच है, इसमें पाउच नहीं है, पर अपने आप दोनों गुफा में रहते हैं। इस वाले जो एशिया में, भारत में जो मोल है, अब अमेरिका में जो मोल है, उसको क्या पता कि मार्सुपियल मोल ऑस्ट्रेलिया वाला भी ऐसा ही डेवलप हो रखा है। इसको क्या कहते हैं? हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? हमें डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिना अनरिलेटेड थी फिर भी सेम डेवलप हो गए। ठीक है ना। एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल है ये, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आता है, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। इसलिए नीट में क्या पूछेंगे आपसे कि वोल्फ जो है प्लेसेंटल मैमल, जिनके माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स में वोल्फ जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसका है? टस्मेनियन वोल्फ का। दोनों क्या करते हैं भाई? डॉग लाइक कार्निवोरस, मांस खाते हैं कुत्ते की तरह। ठीक है, जैसे कुत्ता खाता ना ऐसे ही शिकार करके अपना, उसी तरह टस्मेनियन टाइगर कैट है, वो किसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है भाई? बोब कैट का, कैट लाइक कार्निवोरस है। उसी तरह फ्लाइंग फैलेंजर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल पाउच है इसके अंदर, तो ये हो गया फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली गिलहरी नहीं होती जो गिलहरी ऊपर से एक पेड़ से एक
ऊंची टहनी से नीचे टहनी छलांग लगाती है तो ऐसे फैला लेती है हाथ को, ताकि रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा बन जाए और चोट ना लगे इसको। तो ये फ्लाइंग फ्लेंजर्स और ये फ्लाइंग स्क्विरल दोनों पेड़ पे रहते हैं। आर्बोरियल का मतलब पेड़ पर रहने वाले। तो ये पूछेगा तो ये बताना आपको, ये पूछेगा तो ये। एनसीईआरटी में बीच की लाइन नहीं दी हुई, आपको ये रट्टे मारने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, ये एक क्वेश्चन नीट में मिल जाएगा आपको पक्का। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम होते हैं एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको? एनालोगस ऑर्गन। याद कर लो पक्का। ये एग्जांपल थे होमोलोगस ऑर्गन के, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। ये हैं कन्वर्जेंट के। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में 3 ही एग्जांपल आते हैं। डार्विन फिंच, पक्षियों की चोंच। दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हो गए, सारे याद करने हैं सबके नाम। और तीसरा एग्जांपल जो हो गया वो हो गया लोकोमोशन इन मैमल्स, यानी आदमी के हाथ पकड़ने में काम करते हैं, चीता के भागने में काम करते हैं, घोड़े के भागने में काम करते हैं, व्हेल के तैरने में काम करते हैं, और बैठ के उड़ने में काम करते हैं। समझ में आ गई बात? ये 3 एग्जांपल हैं होमोलोगस ऑर्गन के। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब हो गया बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। 3 एग्जांपल हो गए, डार्विन फिंच, मार्सुपियल पाउच ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और लोकोमोशन इन मैमल्स। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आगे केवल ये याद रखिए बस। इसमें से नीट में पक्का क्वेश्चन आएगा जो मैंने अभी बताया है। थैंक यू बेटा।